सी रिटेल इन्वेस्टर मैंने इफ़ यू एक्चुअली आस्क मी, एक सबसे बड़ी चीज़ है फोमो, राइट? कि उसने पैसे बनाए हैं तो मुझे भी बनाना है। रिटेल क्या हर एक के लिए है, और ये आप मार्केट का ट्रेंड अक्रॉस देखते हैं। कितने सारे लोग बोलते हैं कि मैं हमेशा जो बोलूँगा वही होगा, रिटर्न पे रिटर्न बनाए जा रहा हूँ। अब पीपल फॉल इनटू दैट ट्रैप, राइट? एंड भर भर के फॉल करते हैं क्योंकि उनको लगता है हाँ ये बनेगा। 10,000 रुपये की SIP करते हैं एक जो यंग पॉपुलेशन है उनके लिए, एंड से उनके पास 10-12 या 14 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो होता ही है सबके पास, 10 लाख और इन्वेस्टेड है। इन 15 ईयर्स टाइम उसको सिर्फ 10% रिटर्न चाहिए 1 करोड़ पहुंचने के लिए। वेलकम टू मार्केट पिलर्स अनकवर्ड, एक एजुकेशनल सीरीज जहां हम इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को शेप करने वाले लीडर से पावरफुल इनसाइट्स आप तक ले आते हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर शांतनु अवस्थी, को-फाउंडर ऑफ मैवनाक। उनके पास इंटरनेशनल प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और एडवाइजरी में 25 साल का ग्लोबल एक्सपीरियंस है, जहां उन्होंने अल्ट्रा हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स, फैमिली ऑफिसेज और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हुए कस्टमाइज्ड क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बिल्ड की हैं। मैवनाक एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है जो मल्टीपल एसेट क्लासेस में काम करती है और अपनी AI ड्रिवन वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म G-Plank से पावर्ड है। वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और डीप कैपिटल मार्केट एक्सपीरियंस को कंबाइन करके मैवनाक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस इनसाइट ड्रिवन सॉल्यूशंस ऑफर करती है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे AI ड्रिवन मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग, बिहेवियरल फाइनेंस लेड एसेट एलोकेशन, 3 कॉमन इन्वेस्टर मिस्टेक्स, इंडियाज इकोनॉमिक आउटलुक और उन हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज के बारे में जो हमारे फ्यूचर को शेप कर रही हैं। शांतनु, वेलकम टू मार्केट पिलर्स अनकवर्ड। थैंक यू, आई एम एक्साइटेड टू बी हियर। वेल, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैक्रो पर्सपेक्टिव। आपके पास कई डीप इंसाइट्स, रिसर्च और काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इकोनॉमी के बारे में आपका क्या आउटलुक है 2030 तक, चाहे वो ग्रोथ हो, जॉब्स हो या इनोवेशन का पर्सपेक्टिव हो। वेयर डू यू सी द इकोनॉमी गोइंग फ्रॉम हियर ऑन? सी, इंडिया इज़ वेरी यूनिक। इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन का कंस्ट्रक्ट है, आप अगर देखेंगे तो मीडियन एज अगर आप लेंगे तो अराउंड अबाउट 28-29 के आसपास है, एंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बिलो 25, इफ़ आई डू गिव यू सम स्टेटिस्टिक्स अराउंड इट। अब जैसे ये कंटिन्यू करते हैं, हम आज ऑलरेडी से $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, और $4 ट्रिलियन को अगर आप बेसिक लेवल पे अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स पकड़ें, जैसे कि 6 पकड़ लें, 8 पकड़ लें, 6 हमारी ग्रोथ रेट है जो कि IMF से लेके सबको ही बोलता है, उसको आप जनरली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप स्ट्रक्चरली देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5.6 ट्रिलियन तक वैसे ही पहुंच जाएगा अगले 4 साल के अंदर। उसके ऊपर ये जो वर्कफोर्स आएगा और उसके साथ में आप ऑलमोस्ट 20% और वर्कफोर्स आ जाएगा जो ऑलमोस्ट 20-25 की एज में है, दे ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग। तो जस्ट सिंपल मैथ्स इटसेल्फ टेक्स इट टू अराउंड अबाउट $6-7 ट्रिलियन इकॉनमी, और विदाउट मच हैपनिंग ओवर देयर, जस्ट द वर्कफोर्स कमिंग उनकी अपनी इंक्रीमेंटल इनकम के हिसाब से। तो ये आपका इन्फ्लेशन अगर आप ऐड करते हैं ये नॉमिनल टर्म्स में, तो यू आर मूविंग टू 6-7 ट्रिलियन इकोनॉमीज विदाउट डूइंग एनीथिंग अराउंड इट। तो ये जो इंक्रीज्ड कंज्यूमरिज्म और कंजम्पशन पैटर्न्स की आप बात कर रहे हैं, तो अगर हम आपसे पूछे कि क्या वो 2 या 3 सेक्टर्स हैं दैट विल ड्राइव दिस ग्रोथ, क्योंकि कंजम्पशन बास्केट भी एक बहुत ब्रॉड सेगमेंट है, उसके अगर सब सेगमेंट्स देखें या फिर उसके एंसिलरी सेक्टर्स, बिकॉज अगर कंज्यूमरिज्म और कंजम्पशन विल गो अप, मे बी बैंकिंग कुड बेनिफिट विद इट, फिनटेक्स, कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं। तो अगर हम आपसे नैरो डाउन करने के लिए बोले कि कौन से वो 3 सेक्टर्स आपके हिसाब से विल लीड दिस, तो वो क्या होंगे? सी, आज जब आप इकॉनमी की बात करते हैं, इंडियन इकॉनमी इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड इकॉनमी, एंड सेक्टर अगर आप बोलेंगे तो सर्विस सेक्टर हैवी है, राइट? मैंने भी कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि IT इज ऑल्सो सर्टन परसेंटेज ऑफ इट, 11-12%, ऑयल एंड गैस वुड बी 11-12%. I mean, just talking about index composition, not talking GDP numbers.
बैंकिंग BFSI ऑफ कोर्स हम उसको एक तरह से पकड़ते हैं, बट BFSI इज वेरी एक्सट्रीमली डाइवर्सिफाइड. That is almost 35% plus weightage on the indices, almost 12% of the GDP. But it is the backbone of the GDP. So if India, आपके जितने भी businesses हैं, they need finance, they need money to reach, whether it is financial inclusion or whether it is a corporate or a MSME needing money, that will play an instrumental role in terms of how the consumption moves up, how the entire backbone of the economy works. Just to give you an idea, India is driven by 50 to 60 lakh small and medium enterprises. Now, all these enterprises are of a scale in between. इनको growth के लिए capital चाहिए. Whether it comes as equity or whether it comes as debt or how they grow, BFSI sector, especially the balance sheet businesses, whether it is a bank or the NBFCs, they play an extremely important role in terms of that capital being available. अब आप उसको retail consumption में भी देख सकते हैं, whether it is gold loan companies or whether it is personal loan, fintechs and all that. On the other side, you also have the MSME and the commercial vehicle, two-wheeler vehicle finance and all that. And then you, of course, have the corporate piece also. So overall, the capital availability is going to play a big role. And that is where Indian economy में banking and financial services, whether it is the debt part of it or whether it is the equity part of it, it dominates. So, I mean, just to give an example, आज HDB का bond is more liquid than a Tata Steel. So, similar kind of rating, but multiple times more liquid. So, this will continue. And, there, of course, banking and the other part of banking is the, the fee income businesses, right? Which are the market participants, whether it is the insurance companies or whether we talk about आपके जो बाकी के बिजनेसेस हैं जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और फॉर दैट मैटर स्टॉक एक्सचेंजेस और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, मल्टीपल ऑफ दीज बिजनेसेस दे डोंट नीड कैपिटल. इनफैक्ट प्रू ऐसे लिस्ट हुआ, बट दे डोंट नीड कैपिटल एज सच, राइट? दे गॉट लिस्टेड फॉर अ डिफरेंट रीजन ऑल टुगेदर. सो व्हाट हैपेंस इज यू विल सी दीज बिजनेसेस हैव अ सेक्युलर ग्रोथ. आज म्यूचुअल फंड का AUM from 6 lakh crore से बढ़ के 78 lakh crore पे पहुंच गया, 80 lakh crore के आसपास in the past 10 years, 12 years, 13 years. I mean, that is not the growth of equity, neither the growth of this. So if you see, सिर्फ ये जो secular growth है 25% plus है, इसको capture करता है दूसरा segment, which is the non-fee income. So if you actually ask me, yes, BFSI itself is different sectors. It is not one itself. But yes, as you rightly mentioned, this is more or less the backbone of the Indian economy, right? Capital availability will drive the GDP. So इसलिए BFSI definitely is always a favorite sector. And beyond that, अगर आप देखेंगे तो consumptions के अंदर में various discretionary consumption, non-discretionary consumption, and particularly आपके the luxury pieces or the upcoming brands के जो consumption pattern है, basic चीज़ों से हट के अलग अलग चीज़ों का consumption patterns will move towards a premiumization. So those companies in that segment will, of course, that sector itself, within the consumption story, you can pick up those things, and whether it is electronics or whether it is n number of things which are there, you can find companies which are doing very well. And of course, a lot of asset managers are doing a very good job over there in terms of identifying that consumption pattern in different ways. So that is something, the second sector, if I were to say so. And third, in my opinion, healthcare. If you really look at it, we need more hospitals, and as we go up, you've seen the healthcare ke andar mein the kind of earlier what used to happen was somebody would get sick, people would not go to the doctor or not go to the diagnostic center for a very long time. Today, before anything, before the doctor says, you go to the diagnostic center and get all the tests done. And uske baad mein hospitals, the availability of hospitals, the kind of healthcare which is needed, this is also going to boom. And with the population boom, with the kind of requirement which will come through. हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए इफ़ यू कुड ऑल्सो टेल अस कि मेवनाक एग्जैक्टली क्या करता है, उसकी कोर ऑफरिंग्स क्या हैं, बिफोर वी टॉक मोर अबाउट सेक्टर्स एंड इन्वेस्टिंग फिलॉसफी. इफ़ यू कुड टेल अस ब्रीफली कि कोर ऑफरिंग्स क्या हैं और अगर कोई की माइलस्टोन्स आपने इस जर्नी में अचीव किए हों. So Mavenac, we are professionals, we got together to actually form the company. The whole idea about Mavenac is Maven means
experts, and Ark is as in Noah's Ark. So we believe that financial markets can be turbulent, can have all sorts of things. You need a expert hand on the deck to navigate your journey. That's where we come from. We have 4 lines of businesses. Basically, we have investment banking, which basically connects all the corporates, helps them raise equity and debt. There we've already done more than 1,000 crores worth of transaction in terms of raising funds for them. Then we have asset management, जहाँ हमारे पास category 2 AIF का license है, and we have our own fund which is working. It's called Mamanak Credit and Growth Fund. We did the first close recently, and that is a fund which is again BFSI focused. So I'll talk about that later. And then we have Mamanak Wealth, which has just started, and we are across at this point in time 7 cities, and we are building up the team as of now as we speak. And lastly, we also have Mamanak Technologies, which is not only developing new age technology for our own wealth tech, which we are going to come in, but also we have some fintech offerings which we are working with the NBFCs and a couple of treasuries. Okay. So those are things which are like SaaS for both the segments. इंटरेस्टिंग. वो आप मेंशन कर रहे थे कि आपका BFSI में स्ट्रॉन्ग फोकस है इवन एट मेवन आर्क, क्योंकि जो AIF है इट हैज़ अ फेयर अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन BFSI स्पेस में. तो ये जो कन्विक्शन है, आपने अभी डिटेल में तो बता ही दिया है कि कहाँ से आ रहा है, बट टॉक टू अस अबाउट हाउ डू यू सी द सेक्टर शेपिंग अप एज वेल. See, I'll tell you. So हमारा अगर जैसे मैं फंड का भी कन्विक्शन बताता हूँ, and I'll tell you why the fund is looking at it, and then you will be able to understand what I'm trying to say. See, I have worked across in the wealth segment, across different segment, including products also had किया. So when we were designing this product, we wanted to come up with something जो risk reward के हिसाब से बराबर बैठे, right? Okay. And risk reward के हिसाब से when I see we are targeting a return of 18 to 22%, and which is a very difficult return if you think about it. If the market's not moving, then it becomes extremely difficult, right? And people talk about gold चलेगा, ये चलेगा, but I'm not getting into that. But I'm getting into कि how can we deliver that return was the idea. And there were 2 reasons of picking up BFSI. हमारा खुद का जो मेरी fund management team है, उनका good body of work has been on the BFSI side. We launched the first performing credit fund in India in 2016. Almost 1,000 crores touch karke without defaults that ran, and substantial 90% of the portfolio was on that side. Secondly, my investment banking itself also has a good body of work, almost 50,000 crores worth of deal उन्होंने की हुई है जो BFSI segment में. So we understand the undertones, and because it is category 2, so it is not public markets, it's private markets. And debt में the challenge is the moment आप AA के नीचे जाते हैं तो it becomes illiquid. So hence it is also classified as a private market even by SEBI norms also. So हमारा जो फंड है वो ब्लेंडेड है, वो डेट और इक्विटी दोनों कर रहा है. एंड हमारा आइडिया है वी कैन इजीली डिलीवर 12-13% ऑन द डेट साइड फ्रॉम दैट सेगमेंट विच आर लिस्टेड रेटेड पेपर. नो, so they are still classified as unlisted because they could be rated below as long as वो AA के नीचे हैं, they are classified as unlisted. So 51% will be there. The balance is on the BFSI segment. Now reason हमने उसको चूज़ किया क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप किसी भी बेसिक लेवल पे म्यूचुअल फंड को उठा के देख लीजिए जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का है, आप देखेंगे वो टिपिकली, और फॉर दैट मैटर बैंक निफ्टी भी देखिए, तो निफ्टी अगर 1 पे चलता है तो 1.4x उसकी वोलेटिलिटी होती है, बिकॉज ऑफकोर्स बैंकिंग हैवी है एंड बैंकिंग इज़ अ लेवरेज सेक्टर, क्योंकि किसी से बोरो करके किसी को लेंड कर रहा है, वेदर इट इज़ NBFC, वेदर इट इज़ बैंकिंग. तो टिपिकली कोई भी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का म्यूचुअल फंड देख लेंगे, वो 5 year 6 year पीरियड इट डिलीवर्स 15-16%, डिपेंडिंग 1-2% अप और डाउन. Now in that cycle it doesn't necessarily move like that, वो ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, and there is a scope of actually capturing 20-25 mid-20s kind of a return if you are locked in for a 5-6 year period, and then you can play that out. So when I look at banking और NBFCs, बजाज फाइनेंस आपका अप्रॉक्सीमेटली 1.4 जो उसकी वोलेटिलिटी होती है, मतलब मार्केट अगर 10% गिरा तो वो 14% गिर सकता है, और कोई भी बैंक है तो अगर 10% गिरा तो 12% गिर सकता है. तो हम उधर तो 1.2 पे हैं,
बट जितने भी मैंने आपको बोला था मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, राइट, जो बेसिकली क्रिसिल पकड़ लीजिए या जो भी पकड़ लीजिए, इनके टिपिकली वाइल हाई रेट ऑफ ग्रोथ है बट इनका बीटा एज एन इनकी वोलेटिलिटी कम होती है। मार्केट 10% गिरेगा तो ये 6 या 7% गिरेंगे। तो हमने इसके जब कॉम्बिनेशन को बनाया, वी ट्राइंग टू क्रिएट इक्विटी पोर्टफोलियो मार्केट के बराबर चले गिरने के हिसाब से। सो 1 का बीटा या 0.9 का बीटा रहता है, प्लस हाफ डेट है, तो ऑटोमेटिकली आपका वोलेटिलिटी कम करके बट ट्राइंग टू रीच दैट 18% रिटर्न, 22%। सो ये कंस्ट्रक्ट पकड़ा है। सो वाइल वीव यूज्ड BFSI एज बिकॉज वो सेक्टर हमारा बॉडी ऑफ वर्क है एंड वी अंडरस्टूड द सिक्लिसिटी। सिक्लिसिटी हर सेक्टर में है, मेटल्स में भी है, बहुत सारे सेक्टर्स में है, बट उसको पकड़ना मुश्किल है। अगर आप NBFC की सिक्लिसिटी देखेंगे तो ये पिछले 2000 से प्ले आउट करता आ रहा है एंड आप उसको देख सकते हैं। जैसे आज प्राइस टू बुक ऑफ बहुत सारे बैंक्स 1.2, 1.3, 1.4 पे ट्रेड कर रहा है, जो पीक पे 2.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड किया। सो ये एक स्कोप रहता है जो हमें समझ में आता है, तो वही हम लोगों ने लॉन्च किया। सो अगर सिंपल टर्म्स में बताना चाहें कि मेवनाक एक टिपिकल इन्वेस्टर के लिए क्या अलग करता है या फिर क्या अलग उनकी अप्रोच या स्टाइल है, व्हाट वुड यू से? सी देखिए, मैंने ऑलमोस्ट अपने 25 ईयर्स ऑफ करियर में अलग अलग जगह पे ये देखा है कि सब कोई एक प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है एंड इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस हमने स्टार्ट किया कि इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है सोल्यूशन की, और सोल्यूशन कुड बी रिटायरमेंट, सोल्यूशन कुड बी वेरियस थिंग्स। तो मेवनाक का थॉट प्रोसेस है आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी यूनिक टू आपके लिए, आपके कल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कब अगले 5 साल में क्या आपको पैसे लगेंगे, किस लिए लगेंगे, आज आपके पास कितने पैसे हैं, कितना आप बचा रहे हैं, कितना आप आगे बचाएंगे, और कितने आपको ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग टाइम पे, इज़ डिफरेंट। और मार्केट में अगर मैं एक टेम्पलेट बेचूंगा कि ये कंजर्वेटिव है, ये मॉडरेट है, दैट माइट नॉट फिट इन टू योर रिक्वायरमेंट्स। तो मेवनाक का अप्रोच है, वाइल ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे, क्योंकि एक सेगमेंट के बाद में दे ऑलवेज लुक एट प्रोडक्ट का कैसे रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है, वेदर इट फिट्स और नॉट। बट हैविंग सेड दैट, मेवनाक सॉल्यूशंस में बिलीव करता है। तो हमारा आइडिया ये था कि वी आर नॉट इन द गेम ऑफ प्रेडिक्टिंग मार्केट कहाँ जाएगा। नहीं, फिर लोग प्रॉब्लम यह है कि आप देख लीजिए मार्केट में कितना भी प्रेडिक्ट करें, मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट नो व्हाट। एंड आज के डेट में, आई मीन गिवन द जियोपॉलिटिक्स, नोबडी कैन प्रेडिक्ट व्हाट इज गोना हैपन टुमारो। तो वो हमारा पहले से ही फिलॉसफी था। तो आइडिया इज, बट आप इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे तो यू कैन फाइंड आउट ट्रेंड्स विच कैन गिव यू आइडिया, द डेटा, बिकॉज एक फंडामेंटल स्टोरी चलती है और एक मार्केट चलता है। मार्केट मेनी टाइम्स अगर आप देखेंगे सेंसिबिलिटी और सेंसेशनलिज्म पे चलता है ज़्यादा, उस पर, और सेंसिबिलिटी उसमें नहीं रहती। एंड नरेटिव्स भी अगर आप देखेंगे तो कोई कंपनी फंडामेंटली पिकअप करती है, फिर उसका प्राइस रन करता है, फिर नरेटिव चलता है। एंड जब नरेटिव के टाइम पे लोग पैसा डालते हैं, फिर वो मे बी हाई चांसेस प्राइस रिवर्स हो जाता है। सो ऑल दोज थिंग्स आर द फिलॉसफी बिहाइंड इट, जिस पे हमने मेवनाक को बनाया। सो दैट्स मोर और लेस द आइडिया। Talking about investment style, we would want to know आपसे कि behavior-led finance या behavior-led asset allocation क्या होता है retail investors के लिए, अगर आप उसे simplify कर सकें, and क्या ये DIY approach के थ्रू possible है deploy करना? देखिए, जैसे मैं आपको जस्ट एक्सटेंड द एग्जांपल जो मैं अभी आपको बोल रहा था, राइट, आपके बारे में मैंने बोला कि आपकी यूनिक फाइनेंशियल पोजीशन होगी कि कितनी आपकी सेविंग्स हैं, कब आपकी रिक्वायरमेंट है और कब आपको ज़रूरत पड़ेगी। एसेंशियली अगर आप एक लॉजिकल ब्रेन से सोच के चले तो आई मीन आप एक मैथमेटिक्स डिराइव कर सकते हैं उसके बारे में कि भाई आज मेरे पास 100 रुपये हैं, कल मुझे से 125 रुपये चाहिए, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके कितना नंबर होगा और ये कितने रेट पे ग्रो करना है। सो यू कैन कम विद कि मेरे को ये इतना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। दिस शुड बी फिलोसफिकली ये बहुत ईजी चीज़ है एज अ DIY करना। बट जो चैलेंज आता है, राइट, इन द मार्केट्स की, ये जो बिहेवियरल पार्ट को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है इसको। बिहेवियरल का फर्स्ट पार्ट अगर मैं बात करता हूँ तो आप ऑफकोर्स आप इस लाइन में ऑफकोर्स थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, बट आप IT प्रोफेशनल को देख लीजिए या विद इन आपकी मीडिया फ्रेमवर्क में भी देख लीजिए, ये एक बहुत बोरिंग टॉपिक है, राइट। आफ्टर मे बी हार्डली 5-10% लोगों को इंटरेस्ट है। 2 मिनट के बाद में जो हम देखते हैं, क्लाइंट के पास गए, बड़े बड़े बात किया, आप कितना भी उनको एडुकेट करो, फाइनेंशियल लिटरेसी बनाने की कोशिश करो, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता। वो सीधे बोलते हैं बता क्या करना है, ठीक है। तो वो है एक बिहेवियरल एस्पेक्ट।
सो DIY का होना मे बी अगर ओनली 5 और 10% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू डू इट, वो फिगर आउट करके कर लेंगे अपनी तरह से। उनमें भी चैलेंज ये है कि मीडिया जो आज के डेट में इंफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया से एवरीथिंग इज ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन अराउंड देयर। तो हाउ डज द पर्सन फिगर आउट कि किस जगह पे जाके मैं अपना DIY की लर्निंग करूँ। मल्टीपल फिल्म इन्फ्लुएंसर्स है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो इट इज़ वेरी ईजी क्योंकि दे प्ले ऑन द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ पीपल। भाई आपको मैं कितने सारे लोग हैं बोलते हैं कि मैं हमेशा जो बोलूँगा वही होगा, रिटर्न पे रिटर्न बनाए जा रहा हूँ। अब पीपल फॉल इनटू दैट ट्रैप, राइट, एंड भर भर के फॉल करते हैं क्योंकि उनको लगता है हाँ ये बनेगा। आई मीन नो मैटर हाउ मच RBI, SEBI, एवरीवन ट्राइज टू एडुकेट। आप जाइए तो मैंने हर टाइप के इस टाइप के पॉन्जी चलते रहते हैं कि मार्केट में रिटर्न बनता रहेगा, वन वे मैं ही कर सकता हूँ। वेयर एज द डेटा स्पीक समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट कि 10% लोग भी पैसे नहीं बनाते। तो so this is behavioral aspect of it. Talking about that, आप भी एक टेक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, so tell us about how AI driven multi-asset wealth management platforms can really help investors in that sense कि जिसमें biases ना हो या जो थोड़ा आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को enhance और simplify करे। So जो हम टेक प्लेटफॉर्म वेल्थ के लिए डेवलप कर रहे हैं, देयर उसमें 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। एक है कोर ऑफ कैसे एलोकेशन जाएगा, सेकंड है कि बैक एंड ऑफ द टेक, एंड थर्ड है जो फ्रंट एंड ऑफ द टेक होता है। सो इसके अंदर में क्या है ना कि कोर एलोकेशन में जब मैं बात करता हूँ तो वन ऑफ द टूल्स वी हैव डेवलप्ड इज पूरा प्रीवियस डेटा लेते हुए एसेट क्लासेस का, से डेट, गोल्ड, इक्विटी, इनके अंदर में इक्विटी से निफ्टी 50, तो इनका जो सीरीज डेटा अवेलेबल है इसको जब आप रखते हैं साथ में, so if you have to get to a 14%, how do you get to that return? Which is the optimal allocation? किसमें कितना drawdown? See, because at the end of the day, return is one part, but वो return पे कितना risk carry कर रहे हैं और कितना pain carry कर रहे हैं is more important. So if I had to say, of course, अब gold चढ़ गया, सब बोलते हैं, I also meet clients, gold क्या करें, कैसे करें? So हमारे पास एक simulation है over a period. So अगर 14% last 5 years में reach करना था, सो गोल्ड में रहते मिल जाता, बट गोल्ड 21% गिरा लास्ट 5 years में, एंड टुक 3 years टू कम बैक टू द लेवल जहाँ से गिरा था। और अब की रन के बाद में इट हैज़ गिवन 14%। नाउ अगर आपका मिक्स होता सर्टन परसेंटेज ऑफ डेट, सर्टन परसेंटेज ऑफ इक्विटी एंड सर्टन परसेंटेज ऑफ गोल्ड, देयर इज अ ऑप्टिमल मिक्स विच कैन एक्चुअली वुड हैव ओनली फॉलन डाउन बाय 7%, टेकन 180 days to come back and still delivered 14% return. So what is important is behavioral aspect में कि is what we are trying to incorporate over there, because learning is all about कि कितना गिरा और कहाँ तक आप उसका रिस्क ले सकते हैं। because at the end of the day मैं आपसे पूछूंगा कितने रिटर्न चाहिए, आप बोलोगे मेरे को मैक्सिमम चाहिए, बोलो क्या रिस्क लेना है, कुछ नहीं लेना है, बट अनफॉर्चुनेटली रिस्क लेना पड़ता है। तो रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है while we get to that return. सो वो रिस्क क्या आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इज़ व्हाट आवर एसेट लोकेशन मॉडल इज अबाउट, जो हमने टेक डेवलप किया। दूसरा है कि बैक एंड व्हेन आई से आज यू आर, आप अगर देखेंगे आपका यूज़र इंटरफेस ऑन अ गूगल पे इज़ वेरी डिफरेंट, एंड व्हेन यू कम टू a lot of stock broking, other platforms, you open them, interface buying selling easy होता है, but when you get to reports, when you try and figure out कि मेरा कैपिटल गेन स्टेटमेंट, मेरी चीज़ें कहाँ से निकलेंगी, सो वो बहुत डिफिकल्ट है कहीं, बट फिगर आउट करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो वी आर अडेप्टिंग AI, वी आर आपके जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी आपके सिस्टम्स हैं, उसको ऑटोमेटिकली रीड करके इट कैन पिक इट अप, इट कैन auto populate rather than making data entries over there, plus giving you reports just like आपने बोला गूगल को कि मुझे कैपिटल गेन्स, इस एलेक्सा को बोला कैपिटल गेन रिपोर्ट चाहिए, तो वो आपको मिल जाए। दैट इज़ द बैक एंड साइड ऑफ इट, एंड ऑफ कोर्स फ्रंट एंड इज वेयर द अदर बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ पीपल कम इन, बिकॉज वहाँ क्या है कि आप इक्विटी मार्केट में ना, मैं आपको पैसे दूँ और उनको पैसे दूँ और उनको पैसे दूँ, किसी को भी दूँ, हर एक का अपना बिहेवियर डिफरेंट होगा, राइट। वो आपका जो एक्सपीरियंस होगा, आपने पैसे बनाए, उसने पैसे खोए, तो उसको बुरा लगा, आपको अच्छा लगा, आपको लगेगा मैं विन कर सकती हूँ हर समय, और उनको लगेगा कि यार ये बेकार है, हाथ जलाता है। सो वो जो एस्पेक्ट है उसको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, बट उसको
अगर हम बट हैविंग सेड दैट जो आपका बिहेवियरली आप देखना चाहते हो, आर यू अ हाई रिस्क प्लेयर, आर यू लुकिंग एट स्टॉक्स विच कैन गिव यू दोज थिंग, सो AI comes in very handy over there helping you through. However, AI has two aspects, right? एक है आपका डेटा सिक्योरिटी, बिकॉज मैं उसको ग्लोबल सर्वर में आज अपना पूरा डेटा डाल के मेरा डेटा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, और मैं उसको शेयर करता हूँ, यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड. So the way we are using AI is in two ways. एक है कि deep AI on a particular topic, say for one stock which is public information, we can use the deep AI around a stock, a sector, all those things. Then the other part is the AI on your data itself. Like for example, you hold a stock, you want to get, no, you're not interested in news about everything, but you're more interested about the stock or the bond I own, उसमें क्या चल रहा है. So उसकी आप specific to that AI कर सकते हो अपने modules पे रख के by taking data from the the bigger AI pieces. So we are constructing both sides of it and we're using new technologies. Most of our tech today जो है available with the financial part is basically developed in 2000s, early 2000s and all. वो SQL पे था. New technologies have come in, which is what Google and other things work on, and we are adapting that. That's what good part for us is. We are just building it afresh, so we don't have any legacy. The challenge with other players, while they understand, shifting this from that platform to this is a extremely big task. That's what I can say. बट अगर हम इन रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी 2 या 3 मिस्टेक्स हैं विच इन्वेस्टर्स बार बार रिपीट करते हैं, और कैसे वो इसको प्रैक्टिकली अवॉइड कर सकते हैं? आर देयर एनी वेज टू अवॉइड दोज पिटफॉल्स? सी रिटेल इन्वेस्टर, मैंने इफ़ यू एक्चुअली आस्क मी, एक सबसे बड़ी चीज़ है फोमो, राइट? कि उसने पैसे बनाए हैं तो मुझे भी बनाना है. रिटेल क्या हर एक के लिए है, और ये आप मार्केट का ट्रेंड अक्रॉस देखते हैं कि अभी गोल्ड चल गया तो सबको गोल्ड में डालना है. मार्केट जब पीक पे था सबको मार्केट में डालना है, क्योंकि अगले ने पैसा बनाया और मैंने नहीं बनाया, और वो टॉम टॉम करते सब आके. तो एक चीज़ जो उसको हमेशा समझना चाहिए, उसको अपने रिटेल बिहेवियर पे वापस जाना चाहिए. सो जो उसके करेक्ट कर सकती है उस चीज़ को. एंड फोमो एंड सेंसेशनलिज्म, ठीक है, उन दोनों से दूर रहना है उसको, क्योंकि उसी जगह पे वो जाके दूसरों की कहानी सुन के, और ही एंड्स अप जंपिंग इनटू इट एंड लूजिंग द मनी, वेदर इट इज सेक्टोरल एलोकेशन, वेदर इट इज एनी एलोकेशन, राइट, और FNO और जो भी फिर इन्फ्लुएंसर्स बहुत कुछ बोलते हैं. तो वो एक अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट RBI बोलता है मत जाइए, ये बोलता है वो करिए. Those are the better campaigns the regulators are playing, so at least that has some sensibility to it. तो वो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें इट्स अ सेंसिबल काम, और आपको मार्केट्स में अगर रिटर्न बनाना है तो बोरिंग है, एंड यू हैव टू डू द बोरिंग थिंग. दैट्स हाउ यू मेक मनी, नॉट बाय क्रिएटिंग सेंसेशनलिज्म. सेकेंड थिंग, वी हैव टू गो बैक टू व्हाट वी हैव बीन टॉट, राइट, विच इज़ बेसिकली कि पैसे बचाओ, सेव फॉर द रेनी डे. नाउ हमें ये सब सिखाया गया, बट रिटेल इन्वेस्टर को ये भी बचाने के अलावा उसको इन्वेस्ट भी करो, एंड इन्वेस्ट रेगुलरली करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो. सो ये नहीं कि आज कर दिया, मार्केट चला गया, बंद कर दिया, मार्केट ऊपर हो गया तो और बढ़ा दिया. अक्रॉस एसेट क्लासेस करो, और उसको अपने गोल्स से जोड़ो लॉन्ग टर्म. तो then it becomes better. You are not playing every day. So retail investor, if he can move towards understanding कि आपका सबसे dearest person is going to be your money, who will stand with you in your old age at your difficult times, because then you need that. And while you save the money, that money also has to grow. I'm not trying to say कि वो double हो जाएगा, triple हो जाएगा. That is the biggest mistake what people make. They should not look at कि कल मैं इसको डबल हो जाएगा, या दैट इज़, आप शॉर्ट टर्म बना भी लोगे, आप कंसिस्टेंटली उसको डबल नहीं कर सकते. वेयर एज अगर आप उसको कंपाउंड करोगे, या भले 10, 11, 12%, आई गिव यू एन एग्जांपल. आप अगर सोचिए 10,000 रुपये की SIP करते हैं, एक जो यंग पॉपुलेशन है उनके लिए, एंड से उनके पास 10, 12 या 14 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो होता ही है सबके पास, 10 लाख और इन्वेस्टेड है. इन 15 ईयर्स टाइम उसको सिर्फ 10% रिटर्न चाहिए 1 करोड़ पहुंचने के लिए. इवन आप इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू 10%, आई एम नॉट गिविंग यू नंबर्स, एंड 10%
you can definitely get out of easily उससे higher compounding ही होती है. So that much of money which maybe these young guys are spending without thinking, when they're going out for a party in one night, they spend more than that, and monthly only that much money for a longer period can add up to that much. So this is what maybe people need to think through. शांतनु, आपकी भी जो जर्नी है as a professional and as an investor, it's been quite interesting. 25 plus years का आपके पास experience है, तो आपके जो जर्नी रही है अब तक की, उसमें क्या आपके कोर माइलस्टोन्स या फिर कोई बड़े लेसन्स आपने सीखे हो which you'd like to tell our viewers? See, life is always a learning process. एक सबसे बड़ा लेसन जो मैंने सीखा है कि मार्केट इज डायनामिक एंड एवरी टाइम इट विल सरप्राइज यू, ठीक है, एंड थिंग्स विल कीप चेंजिंग. ये एक अक्रॉस कंपनीज, अक्रॉस प्लेसेस. सो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जब मैं करियर स्टार्ट कर रहा था 2001 में, मैंने आई जॉइंड इक्विटीज, कोटक और वो सब बेचते थे हम लोग. तो जाके लोगों को बेचना, पीपल हैड कम आउट ऑफ 2 scams, one IT का slump and all that, and people had burned their fingers, and there was a basic resistance towards equity. Now today's date, after 20-25 years, when you look at it, there is an acceptance कि yes, it can compound and give you, because that has happened, that value creation has happened. Whether it is debt also, I mean, I don't know, not many people will remember जब इंडिया का पोखरन का वो हुआ था, sanctions लगे थे, फिर उसका they came up with resurgent India bonds and all that. They were 25 years के bonds थे, SBI और ये सब ने निकाला था, and they were offering 18% for 25 years government bonds. So I mean, you can imagine the kind of money if somebody would have bought and held it. No, not many people held it, but that would have beaten all returns. So many times things are much simpler than what we think in mind. So that is one of the lessons. Secondly, in my career, if I were to talk about while I worked with larger organizations like HSBC in Dubai or Morgan Stanley, but I also had the privilege of working with organizations which were large today, but at that point they were like a startup, right? So Kotak Bank had not happened, and when we used to go out, people used to think Kotak Securities है, like security वाला आ गया, ये आ गया, मैंने multiple चीज़ें होती थी. But interestingly क्या है ना कि that gave a lot of learning, and I was able to initially in my career get the privilege of working with the industry stalwarts today. So we were all colleagues back in the day, and they are the largest players in India in that space. And that time I did not understand many things, but today's date definitely you understand a lot of things, what they said and what they did, and that I think I'll give maximum weightage की वो उधर ही सबसे ज़्यादा learning हुई उन लोगों से, क्योंकि उनका सोचने का तरीका, उनका करने का तरीका. And third thing is शॉर्ट टर्म में कुछ है नहीं, मैंने लॉन्ग टर्म ही आपका बनेगा, वैल्यू क्रिएशन होगा, और वो भले वो इन्वेस्टिंग हो, भले वो करियर हो. मार्केट्स के बियॉन्ड भी, आई मीन आई एम श्योर यू हैव अ लाइफ, सो जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तो आप अनवाइंड कैसे करते हैं? आपकी कोई इंटरेस्ट, हॉबीज? See, interest, so I have a family. I have 2 kids, and they are growing up. My daughter's into teen, like next year 12 देके निकलेगी. Son is still younger, and we have a dog also. So spending time at home or with family and friends is what I prefer during weekends, and because I mean, after all, you need to unwind yourself also, and a core group of friends and core group of people which you probably go for a theater, go here there, so see certain things here and there. That's more or less, or maybe unwinding at home with family. Second piece is also I love to travel and explore cultures, and historical things do kind of give me a lot of excitement in terms of though my family gets bored, I get into a museum and I start looking, they go the other way. But that's my overall interest. Baki, apart from that, some like I love to play chess and other things. So, but nonetheless, more or less, family only. ग्रेट, थैंक यू सो मच शांतनु, हमारे साथ इतना डिटेल में और इतनी क्लैरिटी के साथ आपके इनसाइट्स शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Thank you. Nice meeting you. And look forward to kind of coming to your forum.
आप लोगों का फोरम बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे नॉइज़ है उसके बीच में आई थिंक मनी टीवी इज़ कमिंग अप विद दिस काइंड ऑफ सीरीज विच probably many more people like me will come, and you will be able to kind of add some sensibility to the whole thing. So this format I think is a great format. Great. And people like you only make it richer and more insightful for the viewers. Thank you. और इसी के साथ यही खत्म होता है आज का एपिसोड ऑफ मार्केट पिलर्स अनकवर्ड। मनी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलती रहे इंडिया के लीडिंग मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ और भी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस। अगले एपिसोड तक इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।